शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की हम मैप के साथ में। मैप में आज हम गंगा की कुछ और महत्वपूर्ण नदियों को देख रहे हैं। देखिए बहुत सारी रिवर गंगा की जो सहायक नदियां हैं उनको हम देख चुके हैं। आगे चलते चलते दो तीन नदियां और बच गईं, जैसे कि महानंदा रिवर, सोन रिवर और शारदा रिवर जिसको सरयू बोलते हैं। इसके साथ साथ में दामोदर रिवर का भी आज हम नक्शा देखेंगे। सबसे पहले पहले हम शुरुआत करते हैं महानंदा। ये देखिए आप पूरब की दिशा में यदि आप जाएंगे तो ये पूरा जो हिस्सा है यहाँ पर दर्शाया गया है गंगा और उसकी सहायक नदियों को। ठीक है, मतलब कि ज़्यादातर जो बिहार वाला एरिया है, बिहार के एरिया में कौन कौन सी रिवर बह रही हैं उसी का ये नक्शा है। सबसे पूर्वी हिस्से में यदि हम जाएंगे बिहार की तरफ में तो ये देखेंगे यहाँ पर दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकली है। ये नदी पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। महानंदा लास्ट है। इसके पहले कोसी थी, फिर थी बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक, घाघरा। इस प्रकार से आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड से मिलने वाली सबसे लास्ट सहायक नदी कौन सी है? महानंदा नदी है। इसके बाद वाली जो नेक्स्ट नदी है वो है दामोदर रिवर। ये झारखंड वाले रिवर में, झारखंड वाले एरिया में आप आ जाइए तो झारखंड से होते हुए ये वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर से जाकर के मिल जाती है। तो ये है दामोदर रिवर। दामोदर नदी निकली है छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी हिस्से पर। ये एक भ्रंश घाटी से होते हुई हुगली नदी में जाकर के गिरती है। बराकर इसकी एक मुख्य सहायक नदी है। कभी इसको बंगाल का शोक, सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता था। इस नदी को दामोदर घाटी कारपोरेशन नामक एक बहुउद्देशीय परियोजना ने वश में कर लिया है। मतलब आप देखा जाए तो जब किसी रिवर पे कोई परियोजना बनाती है तो रिवर के पानी का जो फ्लो प्रभावित होता है। कोई भी परियोजना बनाई जाती है तो उसके जल का जो बहाव है वो कम हो जाता है, वाटर की जो मात्रा है वो कम हो जाती है, क्योंकि उसका यूज़ हम दूसरी जगह कर लेते हैं, जैसे कि बिजली बनाने में, सिंचाई में, पीने के पानी के लिए वगैरह वगैरह। तो दामोदर रिवर ये आप देख रहे हैं झारखंड में छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी हिस्से से ये निकली है। इसके साथ साथ में यदि हम बात करें शारदा रिवर की, शारदा जिसको हम सरयू नदी भी कहते हैं, ठीक है, तो शारदा रिवर का भी हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर यहाँ से ये इसका उद्गम सोर्स है। पहली इसकी सहायक नदी हो गई रामगंगा, उसके बाद आ जाती है गोमती। तो गोमती की एक सहायक रिवर है शारदा, जिसको गौरी गंगा या फिर काशी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये गोमती की एक सहायक रिवर है शारदा। इसका उद्गम, जिसको शारदा या फिर सरयू नदी कहते हैं, नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद से है, जहाँ पर इसको गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। ये भारत नेपाल की सीमा के साथ साथ में बहती है। यहाँ से भारत और नेपाल की सीमा बना देती है ये, जहाँ इसको काली या फिर चाय की रिवर कहा जाता है और घाघरा रिवर में जाकर के ये मिल जाती है। तो कहाँ पर मिलती है ये? घाघरा रिवर में जाकर के मिल जाती है। इसके बाद लास्ट रिवर हम देखेंगे सोन नदी। ये वाली जो लंबी सी रिवर आप देख रहे हैं ये है सोन नदी। तो सोन नदी गंगा के दक्षिण तट पर, सोन एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो अमरकंटक के पठार से निकली हुई है। अमरकंटक का पठार यहाँ पर पड़ता है। पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की एक सीरीज बना लेती है और ये नदी पटना से पश्चिम में, पटना के पश्चिम तरफ में, ये कहा आरा के पास में गंगा नदी में ये विलीन हो जाती है। तो ये सोन नदी थी। ठीक है, इसके बाद पीआईबी की पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं श्री अरबिंदो के ऊपर। ठीक है, तो जो हाल ही में यदि हम बात करें 15 अगस्त 2022 को आध्यात्मिक नेता श्री अरबिंदो की 150वीं नंबर की जयंती को चिन्हित करने के लिए 53 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इसी से संबंधित ये न्यूज़ आई है। तो अरबिंदो का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में।
वो एक योगी, दृष्टा, दार्शनिक, कवि और भारतीय राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से पृथ्वी पर दिव्य जीवन के दर्शन को प्रतिपादित किया था। ये इनकी पिक्चर आप देख सकते हैं। इनके निधन को देखें तो 5 दिसंबर 1950 को पांडिचेरी में इनका निधन हो गया था। एजुकेशन की बात करें तो इनकी शिक्षा दार्जिलिंग के एक क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल में हुई थी। फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने प्रवेश लिया, जहां वे 2 शास्त्रीय और कई आधुनिक यूरोपीय भाषाओं में पारंगत हो गए थे। फिर 1892 में उन्होंने वडोदरा और कलकत्ता में विभिन्न प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन के पदों पर काम भी किया था। इन्होंने शास्त्रीय संस्कृत सहित योग और भारतीय भाषाओं का भी स्टडी चालू कर दी थी। फिर हम बात करते हैं क्रांतिकारी आंदोलन की। तो साल 1902 से लेकर के 1910 तक उन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए जो संघर्ष चला था उसमें पार्टिसिपेट किया। इनकी जो राजनीतिक गतिविधि हुई, इसी के चलते चलते इनको 1908 में अलीपुर बम कांड में कैद कर लिया गया था। 2 साल बाद वो ब्रिटिश भारत से भाग गए और पांडिचेरी के फ्रांसीसी उपनिवेश में शरण ले ली, जहां उन्होंने अपने पूरे जीवन को एक पूर्ण और आध्यात्मिक रूप से परिवर्तित जीवन के हिसाब से, ठीक है, योग के विकास के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया था। इनकी आध्यात्मिक यात्रा की हम बात करें तो पांडिचेरी में उन्होंने आध्यात्मिक साधकों के एक समुदाय की स्थापना भी करी थी, जिसने 1926 में श्री अरबिंदो आश्रम के रूप में आकार लिया था। इनका मानना था कि पदार्थ, जीवन और मन, ठीक है, पदार्थ, जीवन और मन के मूल सिद्धांतों को स्थलीय विकास के माध्यम से सुपर माइंड के सिद्धांत द्वारा अनंत और परिमित 2 क्षेत्रों के बीच में मध्यवर्ती शक्ति के रूप में हम सफल कर सकते हैं। इनके साहित्यक कार्य की बात करें तो वंदे मातरम नामक एक अंग्रेजी अखबार निकाला था 1905 में। योग के आधार माने जाते हैं भगवत गीता और उसका संदेश, मनुष्य का भविष्य विकास, पुनर्जन्म और कर्म, सावित्री एक किंवदंती और एक प्रतीक, आवर ऑफ गॉड, ये इनकी कुछ साहित्यिक रचनाएं थी। तो पहली न्यूज़ हमारी थी श्री अरबिंदो से संबंधित। प्रधानमंत्री 13 दिसंबर को श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम रहेगा उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आज ही ये कार्यक्रम होने वाला। तो यहाँ पर बताया जाता श्री अरबिंदो का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 को। काफ़ी दूरदर्शी व्यक्ति थे और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में असाधारण योगदान इन्होंने दिया था। फिर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूपेंद्र भाई पटेल को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी है। तो अभी गुजरात में हाल ही में जो वहाँ का विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी बहुमत से जीती थी। तो फिर से पिछली बार भी यही थे और इस बार भी भूपेंद्र भाई पटेल को ही मुख्यमंत्री बनाया गया है इनके काम को देखते हुए। यहाँ से थोड़ी सी बेसिक बातें हम देखेंगे कि मुख्यमंत्री की जो शपथ है कौन दिलाता है। हमारे संविधान के आर्टिकल 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ठीक है। मुख्यमंत्री जो होता है असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली किसी में से भी चुना जा सकता है। तो राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन किस आर्टिकल के अंतर्गत मुख्यमंत्री करेगा, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कार्यवाही का संचालन, ठीक है, किस आर्टिकल में इसका यदि वर्णन है तो 166 में इस बात का उल्लेख किया गया। इसके अलावा हम बात करें आर्टिकल 167, मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन इस अनुच्छेद में किया गया है। तो मुख्यमंत्री राज्य का जो होता है वास्तविक प्रमुख होता है किसी भी राज्य का। जैसे हमारे देश का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। वहीं यदि हम बात कर लें राज्य के प्रवक्ता के रूप में भी मुख्यमंत्री को जाना जाता है, ठीक है। आर्टिकल 163 के अंतर्गत राज्यपाल को उसकी स्वाविवेकी कार्यों को छोड़कर कुछ काम ऐसे हैं जो कि राज्यपाल अपने विवेक से करेगा, बाकी के जो अन्य कार्य हैं उनको सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद है जिसका अध्यक्ष रहता है मुख्यमंत्री। आर्टिकल 164 के अंतर्गत विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है और बाकी के जो मंत्री रहेंगे, बाकी के मंत्री, अब मुख्यमंत्री जिनको कहेगा इनको बनाना है तो फिर राज्यपाल उन्हीं को मुख्यमंत्री बना देता है।
यदि विधानसभा के आम चुनाव के बाद किसी भी दल को क्लियर बहुमत नहीं मिला तो राज्यपाल क्या काम करता, अपने दिमाग लगाएगा, अपना विवेक लगाएगा और विधानसभा में सबसे बड़ी जो पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है और कहेगा उसको कि वो बहुमत सिद्ध करे। वहीं यदि हम बात करें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जम्मू, ये जो राज्य है यहाँ पर दो सदन वाला विधान मंडल है, मतलब दो सदन वाला विधान सभा है। एक होता विधानसभा और दूसरा होता विधान परिषद। वहाँ पर मुख्यमंत्री विधान परिषद से भी नियुक्त किया जा सकते हैं, परंतु उसके दल को विधानसभा में बहुमत रहना चाहिए। 91 नंबर का संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से राज्य में भी मंत्री परिषद के आकार को परिसीमित कर दिया गया है। मतलब मंत्री आप अपने हिसाब से नहीं कि 10, 20, 30, 40 रख लिए। अब ये निर्धारित किया गया है कि राज्य विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा का 15% और मिनिमम 12 सदस्य होंगे। मिनिमम 12 मंत्री हो सकते हैं या फिर जितनी भी संख्या है विधानसभा की उसके 15% ही मंत्री बनेंगे। इसके बाद पीआईबी की जो न्यूज़ आई है वो प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना से संबंधित है। स्पेशल जो जनजाति जनसंख्या वाले गांव हैं उनको आदर्श गांव के रूप में रूपांतरित करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ये काम किया जा रहा है। टारगेट 2021-22 से 25-26 के दौरान रखा गया है। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना PMAGY इसका नामकरण किया गया। इसके साथ ही में जनजाति उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता इसको दी जाएगी। इसका उद्देश्य रखा गया है 4.22 करोड़। ठीक, 4.22 करोड़ का मतलब है टोटल जनजातीय आबादी का 40%, जितनी भी जनसंख्या है ST वाले लोगों की उसका 40% जनसंख्या को कवर किया जाएगा। और जो जनजाति इलाके हैं, जो गांव हैं, उन गांवों को मॉडल गांव के रूप में, आदर्श ग्राम के रूप में चेंज करना है। इसके अंतर्गत जो अधिसूचित जनजाति हैं के साथ राज्य केंद्र शासित प्रदेश कम से भी कम 50% ST आबादी और 500 अनुसूचित जनजाति वाले 36,428 गाँवों को कवर करने की इसमें कल्पना करी गई है। मतलब कम से भी कम 50% और 500 जो अनुसूचित जनजाति वाले गांव हैं उनकी संख्या कितनी है, 36,428 गाँवों को इसमें कवर किया जाएगा। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य रखा गया है कि जो चयनित गांव हैं उनका एकीकृत इंटीग्रेटेड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। इसमें ज़रूरत, कैपेसिटी, उनकी आकांक्षा के हिसाब से ग्राम विकास योजना तैयार करी जाएगी। इसके साथ साथ में केंद्र या फिर राज्य सरकारों की जो व्यक्तिगत या फिर पारिवारिक लाभ योजना है उनको ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज प्रोवाइड करना। इसके साथ साथ में स्वास्थ्य, शिक्षा, कनेक्टिविटी, उनकी रोजी रोटी जैसे जो महत्वपूर्ण बुनियादी चीज़ें हैं इन चीज़ों में सुधार करना है। यह योजना विकास के 8 क्षेत्रों में प्रमुखता से कमी को दूर करने की कल्पना करती है। 8 क्षेत्र कौन कौन से हैं? सड़क संपर्क, आंतरिक और अंतरगांव जिसको प्रखंड भी बोलते हैं। दूसरा दूरसंचार संपर्क, मोबाइल इंटरनेट की कनेक्टिविटी देना, स्कूलों को बढ़िया करना, आंगनवाड़ी केंद्र की व्यवस्था, उप स्वास्थ्य केंद्र खोलना, पेयजल की सुविधा, जल निकासी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। इस योजना के अंतर्गत जो प्रशासनिक खर्चा है, एडमिनिस्ट्रेशन वाला खर्चा है, इसके अलावा जो गतिविधि अनुमोदन वाली गतिविधियां हैं इनके लिए अंतर्भण गैप फिलिंग के रूप में प्रति गांव को 20.38 लाख रुपए दिया जाएगा। इसके साथ साथ में देखिए केंद्रीय और राज्य जो अनुसूचित जनजाति घटक फंड बनाया गया है यहाँ से भी इनको पैसा मिलेगा और जो अदर जो संसाधन है, वित्तीय संसाधन है, उनके सम्मिलन के लिए भी इनको थोड़ा प्रोत्साहन किया जाए। द हिंदू की पहली खबर हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर से ये न्यूज़ आई है जहाँ पर चाइना और इंडिया की सीमा लगती है। LAC के अंतर्गत कुछ हिस्सा जो अरुणाचल प्रदेश का है वो हमारा चाइना के साथ में टच होता है
और ज़्यादातर विवाद भी जो है अरुणाचल प्रदेश को रहा है, क्योंकि चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना एक हिस्सा बताता है। ठीक है, तो इंडिया और चाइना के सोल्जर के बीच में हमें क्लैश देखने को मिला था नियर अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर। यहाँ पर एक क्लैश वर्ड यूज़ किया गया है। क्लैश का मतलब होता है झड़प होना। दोनों ही तरफ से जो है इंजरीज हुई हैं, एंड जो ट्रूप्स है ना इमीडिएटली डिसएंगेज्ड हो गए हैं फ्रॉम दिस एरिया, ऐसा आर्मी का कहना है। कमांडर होल्ड ए फ्लैग मीटिंग। फिर इसके बाद कमांडर्स लोगों ने एक फ्लैग मीटिंग का आयोजन किया ताकि डिस्कस किया जा सके क्या इशू था और शांति बहाल करने का काम किया जाए इस तवांग सेक्टर में। तो काफ़ी हाइटेड एरिया है ये जो तवांग वाला एरिया है। इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स सफर्ड माइनर इंजरीज हुई है, लेकिन उतनी ज़्यादा इंजरीज यहाँ पर नहीं हुई है। ठीक है, और फेस ऑफ हमको देखने को मिला था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल्स में, कहाँ पर, तवांग सेक्टर अरुणाचल प्रदेश में। 9 दिसंबर की ये बात है और आज है 13 तारीख को हमको ये खबर मिल रही है। द हिंदू हैड अर्लियर इन द डे रिपोर्टेड द क्लैश दैट ऑकर एट यांगत्से में जो क्लैश हुआ था उसकी भी रिपोर्टिंग द हिंदू की तरफ से की गई थी। तो लगभग 20 इंडियन सोल्जर्स, इसके साथ साथ में इससे भी ज़्यादा चाइनीज़ साइडेड इंजर्ड हुए थे, ऐसे कई सारे सोर्सेस का कहना है। तो ये आर्मी की तरफ से जो बात कही गई है उसको यहाँ पर बताया जाता है कि कितनी तारीख को जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है उसके ट्रूप्स कॉन्ट्रैक्टेड हुए थे एलएसी में, तवांग सेक्टर में, विच वाज कॉन्टेस्टेड बाय द आर्म ट्रूप्स एंड इन ए फर्म एंड रिसोल्यूट मैनर। मतलब वो हमारी सीमा में घुस रहे थे तो हमारे जो सैनिक हैं उनका विरोध किया, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। तो यदि हम बात करें एज ए फॉलो अप टू द इंसिडेंट के बाद क्या हुआ, कमांडर्स दोनों तरफ के कमांडर ने एक फ्लैग मीटिंग का आयोजन किया था ताकि डिस्कस किया जा सके इशू को लेकर के, इन अकॉर्डेंस विद स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म टू रिस्टोर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। एलएसी की यदि हम बात करें तो भारत और चीन की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसकी लेंथ है 4057 किलोमीटर। इसका एक काफ़ी बड़ा हिस्सा जिसको हम अक्साई चीन कहते हैं, ये चीन के कब्जे में 1962 की लड़ाई के बाद चले गया है। इस कब्जे के बाद वर्तमान में भारत चीन के बीच जो प्रभावी सीमा बची है उसको हम वास्तविक नियंत्रण रेखा या फिर एलएसी कहते हैं। एलएसी अभी है 3488 किलोमीटर। एलएसी में 3 क्षेत्र जाते हैं, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी में आते हैं सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। फिर बीच वाला जो एरिया है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है, और पश्चिमी में लद्दाख और कश्मीर है। ठीक है, तो एलएसी की यदि हम बात करें तो सबसे पहले शिमला सम्मेलन की हम तरफ बढ़ते हैं। अक्टूबर 1913 से 1914 के लास्ट में तिब्बत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच मॉकमैहन रोका पर बातचीत हुई थी, और इस लाइन का नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम से ही रखा गया था। फिर चीनी गणतंत्री सरकार के प्रतिनिधि भी शिमला सम्मेलन में शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने तिब्बत की स्थिति और सीमाओं पर मुख्य समझौते पर सिग्नेचर करने के आधार पर इनकार कर दिया था कि तिब्बत चीन के अधीन है और उसे संधियां बनाने की शक्ति केवल चीन के पास ही है। तो जो 1914 है, इस लाइन का नाम लेफ्टिनेंट कर्नल सन आर्थर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था। मैकमोहन ब्रिटिश राज में एक सेना अधिकारी थे और एक प्रशासक भी थे। वो ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारत सरकार के विदेश सचिव और शिमला समझौते के मुख्य वार्ताकार भी रहे थे। रिटेल इन्फ्लेशन से संबंधित अगली खबर हम देखने वाले हैं। इसमें बताया गया है कि रिटेल इन्फ्लेशन में मतलब खुदरा लेवल पर जो महंगाई है उसमें गिरावट आई है, और ये 6% से भी नीचे आई गई है पहली बार 2022 से। यदि डाटा आप देखेंगे तो ये देख लीजिए, ग्राफ के माध्यम से बताया जाता है नवंबर 2020। ठीक है, नवंबर 2020 का टाइम पीरियड आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन काफ़ी कम रही थी। 2021 में भी आप देखेंगे तो उतनी ज़्यादा नहीं रही, लेकिन 21 और 22 के बीच में आप देखेंगे
ये देख लीजिए एकदम पीक पर थी 7.79%। इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई ने एक फार्मूला निकाला है। आरबीआई ने ये निर्धारित कर दिया है कि जो इन्फ्लेशन है 4% से +4 +-2 का फार्मूला अपनाया गया है। किसकी तरफ से? आरबीआई की तरफ से। मतलब मैक्सिमम इन्फ्लेशन की जो लिमिट है 6% की है, इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। यदि इन्फ्लेशन बढ़ती है तो आरबीआई क्या काम करता है, मार्केट में जो मनी है, मार्केट में मनी को खींचना चालू कर देता है। जैसे कि वो ब्याज की रेट को बढ़ा देगा, ब्याज की रेट बढ़ाएगा तो आपकी जो किस्त कट रही थी 7,000 की, अब आपको 8,000 देना पड़ेगा। इसका मतलब मार्केट में जो पैसा है उसको आरबीआई क्या काम करता है, खींचना चालू कर देता है। दूसरे नंबर की बात यह है, यदि आप एसबीआई जा रहे हैं, एसबीआई कह रहा है अरे यार अभी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, आपका मूड चेंज हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, मैं उधार अभी नहीं लेने वाला, देखता हूँ बाद में जब इंटरेस्ट रेट कम होगा। तो एक ये प्रभाव पड़ता है कि इन्वेस्टमेंट पर फर्क पड़ता है, क्योंकि यदि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दोगे तो आप व्यक्ति उधार लेने की ज़्यादा सोचेगा नहीं। खैर जिसको इमरजेंसी है वो तो लेगा ही, लेकिन हमारा जो इन्वेस्टमेंट है ना वो प्रभावित होता है इंटरेस्ट रेट चेंज करने से। तो इन्फ्लेशन को भी जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होती है रिटेल इन्फ्लेशन और एक होती है होलसेल इन्फ्लेशन। सबसे ज़्यादा हमें प्रभावित करती है रिटेल इन्फ्लेशन। ये कंज्यूमर लेवल पर इन्फ्लेशन को मेजरमेंट करने का काम किया जाता है रिटेल इन्फ्लेशन के माध्यम से। इसके लिए एक है, दो इंडेक्स बनाए गए हैं। एक है सीपीआई और दूसरा है डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई मतलब होलसेल लेवल पर कितनी महंगाई हो रही है उसको मेजरमेंट करता है, और जो रिटेल इन्फ्लेशन होता है वो ग्राहक के लेवल पर, कंज्यूमर के लेवल पर महंगाई को बताता है कि बढ़ी है कि घटी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो जब भी इन्फ्लेशन की हम बात करते हैं ना, तो एक तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, और दूसरा मतलब होता है मार्केट में पैसे की मात्रा बढ़ जाना। ठीक है, तो ज़्यादातर आप यही सोच के चलिए कि इन्फ्लेशन हो रहा मतलब मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ गई है। इसी से सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, इसी से सारे जो थ्योरीज हैं वो इसी से कनेक्ट होते हैं ज़्यादातर। तो जब भी इन्फ्लेशन होता है तो आप ये समझ लीजिए आपके पास जो 100 रुपये का नोट है उसकी कीमत घटते जाएगी। 100 रुपये में जहाँ पर आप 1 लीटर से भी ज़्यादा पेट्रोल ले रहे थे, आज के टाइम में 100 रुपये में पूरा 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपके पास जो रुपया है ना उसकी वैल्यू गिर जाती है। हमारे देश में यदि हम बात करें, देखिए एनएसओ बनाया गया है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम के, ये इम्प्लीमेंट करता है इन्फ्लेशन के मेजरमेंट को। यदि हम बात करें इंडिया की, तो इन्फ्लेशन इज प्राइमरली मेजर्ड बाय टू बेंच इंडिकेटर, डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई। तो ये कंज्यूमर लेवल पर क्या है और होलसेल लेवल पर क्या है, ये सारी बातें हम देख चुके हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, कर्नाटका से जीका वायरस से संबंधित ये न्यूज़ आई है। इसमें बताया जा रहा है एक लड़की है, ठीक है, जीका वायरस पॉजिटिव पाई गई है। पहला केस आया है कर्नाटक में। द फर्स्ट केस ऑफ जीका वायरस इन कर्नाटका हैज़ बीन रिपोर्टेड फ्रॉम रायचूर। रायचूर नामक जगह से एक लड़की इन्फेक्टेड हुई है जीका वायरस से। अकॉर्डिंग टू द पुणे लैब रिपोर्ट, a 5-year-old girl has tested positive for the virus and has been advised to take precautionary measure। पुणे में इसकी टेस्टिंग की गई थी, ठीक है, और ये 5 साल की लड़की है, टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। तो डॉक्टर लोगों ने एडवाइस दिया है कि आप जो है प्रिकॉशनरी मेजर अपनाइए, ऐसा इसमें कहा गया है। तो जीका वायरस से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। जीका वायरस मच्छर के कारण फैलता है, मच्छर के द्वारा जनित फ्लेवी वायरस है, जिसको पहली बार 1947 में युगांडा में बंदरों में पहचाना गया था। इसे बाद में फिर 1952 में युगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया के मनुष्यों में भी इसकी पहचान की गई थी। प्रसार की बात करें तो जेडवीडी मुख्य रूप से एडीज मच्छर द्वारा फैलता है। ये वही मच्छर है जिसके कारण डेंगू, चिकनगुनिया और पीतज्वर होता है।
जीका वायरस गर्भावस्था के दौरान मां से भ्रूण में यौन संपर्क के द्वारा, रक्त के आदान प्रदान, रक्त उत्पादों का लेन देन तथा अंग प्रत्यारोपण के माध्यम से भी फैल सकता है। लक्षण की बात करें तो नॉर्मली इसके लक्षण कोई खास नहीं होते, जैसे कि बुखार, शरीर पर दाने आना, कंजक्टिवाइटिस, मांसपेशी और जोड़ में दर्द होना, या फिर बुखार है, सिर दर्द है, ये इसके ऐसे नॉर्मल लक्षण होते हैं। मतलब जीका वायरस संक्रमण वाले जो लोग हैं ज़्यादातर उसमें कोई लक्षण हमें उतने खास दिखाई नहीं देते हैं। गर्भावस्था के दौरान जीका वायरस के संक्रमण के चलते चलते शिशुओं का जन्म माइक्रोसेफली, मतलब सामान्य जो साइज रहता है सिर का, हेड का हमारा, वो सिर छोटा हो जाता है और अन्य जन्मजात विकृतियों के साथ हो सकता है, जिन्हें जन्मजात जीका सिंड्रोम के रूप में भी हम जानते हैं। जीका के इलाज की बात करें तो इसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन या फिर दवाई अवेलेबल नहीं है। इससे निपटने के लिए शुरुआत में ही लक्षणों को देखा जाता है कि कौन से लक्षण के लिए कौन सी दवाई हमको देना चाहिए। मतलब शुरुआत के दौर पर ही इसका इलाज किया जा सकता है। जैसे बुखार तथा दर्द से निजात पाने के लिए रिहाइड्रेशन और एसिटामिनोफेन दिया जाता है रोगियों को। सरकार ने कई सारे कार्यक्रम चलाए, जैसे कि एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये सारे कार्यक्रम चलाए हैं ताकि इस प्रकार के जो वायरस मच्छरों के चलते चलते फैल रहे हैं उनको रोका जा सके। एडिटोरियल वाले पेज में यदि हम जाएं तो एडिटोरियल में साइक्लोन मैंडूज से संबंधित न्यूज़ आई है। मतलब एडिटोरियल छापा गया है कि यदि इस प्रकार के चक्रवात आते हैं तो हमारी सरकारों को कैसे करके अपने आप को प्रिपेयर करना है। देखिए, साइक्लोन मैंडूस जिसके चलते चलते लैंडफॉल हुआ था नियर ममलापुरम, नियर चेन्नई, इन द अर्ली आवर्स ऑफ सैटरडे की वे बात है। ममल्लापुरम और चेन्नई में तेज बारिश इसके चलते चलते हुई। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है, इसके चलते चलते बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी रिलीफ है लोगों के लिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, एक समय में तो हमको ऐसा एक्सपेक्टेशन हो रहा था कि ये डेवलप हो जाएगा इनटू ए सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, बट डिड नॉट गेन मच स्ट्रेंथ, लेकिन ये ज़्यादा ताकत नहीं प्राप्त कर पाया। कॉल्ड ए टेक्स्ट बुक साइक्लोन, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, टेक्स्ट बुक साइक्लोन, द स्टॉर्म एज प्रिडिक्टेड बाय द इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसके लिए प्रिडिक्शन लगाया गया था हमारे यहाँ पर आईएमडी डिपार्टमेंट के द्वारा। इसने क्रॉस किया कोस्ट को, तट को, विथ ऑल द अटेंडेंट फीचर, जो जो इसके फीचर होते हैं उसके साथ में ही ये एंटर किया था, क्रॉस किया था। मतलब हम जो प्रिडिक्शन लगाए थे, हमारा आईएमडी जो प्रिडिक्शन लगाया उस हिसाब से ही ये आगे बढ़ा था। दाउ साइक्लोन मैंडूस वाज सिमिलर टू साइक्लोन वर्दा, क्योंकि जो साइक्लोन मैंडूस है साइक्लोन वर्दा के एकदम सेम टू सेम ही रहा था, जिसने लैंडफॉल किया था चेन्नई में इन मिड दिसंबर 2016, एक 2016 का और एक 2022 का जो अभी हाल के टाइम में हुआ है। इस इवेंट में बहुत हैवी रेनफॉल हुआ था, दैट वाज फार मोर देन व्हाट एकर अंडर वर्धा। मतलब वर्धा के टाइम में जो बारिश हुई और आज के टाइम में बारिश हुई उसको कंपेयर करें तो नुकसान बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन उतना नुकसान नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि जो हमारा नेबर है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पर एक्सपीरियंस हुआ था हैवी रेनफॉल। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बताया जाता है वेम्बकाम, तिरुवन्नमलाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, एंड श्री कालासहती, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में कितने कितने सेंटीमीटर बारिश हुई यहाँ पर बताया गया, 25 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर ड्यूरिंग 24 आवर्स पीरियड, जो कि ख़त्म हो गया था सवेरे 8 बजे सैटरडे को। तो देखिए, लेकिन आप ये देखोगे जो ऑफिशियल मशीनरी है तमिलनाडु की डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के इसने बढ़िया काम करी, तभी जा कर के तो ऐसा हुआ है कि लोगों की कम डेथ हुई है। साइक्लोन ने कोस्ट को, तट को क्रॉस कर दिया था, इसके बावजूद भी ऑलमोस्ट मिडनाइट एंड कॉजिंग ए नंबर ऑफ ट्रीज एंड स्ट्रक्चर टू फॉल। जैसे ये क्रॉस किया तट को
एंटर कर रहा है धरती की तरफ में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की, तो जो पेड़ पौधे हैं बहुत सारे और जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था उसको नुकसान इसने पहुंचाया था। इस साइक्लोन के चलते चलते 5 लोगों की डेथ हुई है। ए काउंट मच लोअर देन ड्यूरिंग डिजास्टर ऑफ ए सिमिलर मैग्नीट्यूड। इतनी ही मैग्नीट्यूड वाला जो दूसरा साइक्लोन आया था और ये साइक्लोन दोनों से कंपेयर किया जा रहा है तो हमें नुकसान उतना नहीं हुआ है, केवल 5 लोगों को ही यहाँ पर डेथ हुई है। देखिए 2021 से ही, नवंबर 2021 से ही यदि हम बात करें तो आलोचना हो रही थी किसकी, राज्य सरकारों की। फ्लैग फ्लैग का मतलब होता है आलोचना। एंड सब्सिक्वेंटली व्हेन चेन्नई एंड इट्स विसिनिटी, विसिनिटी का मतलब होता है आसपास का क्षेत्र, एक्सपीरियंस किया था क्या चीज, इनंडेशन। इनंडेशन का मतलब होता है बाढ़, फॉलोइंग स्पेल्स ऑफ हैवी रेन। The Tamil Nadu government has been paying greater attention this time to improving the storm water drain network and such other work. तो देखिए जब बहुत ज़्यादा पानी गिरता है तो चेन्नई में क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। इससे कैसे करके निपट सकते हैं, आपने जो ड्रेनेज सिस्टम बनाए हैं उसको आप सबसे पहले सही करिए। नाले में कचरे डाल देते हैं, नाले को आप चोक कर देते हैं, तो उसको सबसे पहले आपको साफ सफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा जो स्ट्रॉन्ग वाटर सिस्टम है, ड्रेन नेटवर्क है, इसको हमें सुधारना पड़ेगा। और भी इससे संबंधित काम तमिलनाडु की सरकार ने किया है। चूँकि इनमें से जो एक रीजन रहा था, कई सारे जो एरिया हैं और जो फ्लडिंग वाटर से डूब गए थे, that the core part of city did not receive as much rain as the interior part north तमिलनाडु। देखिए मतलब कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ कुछ जो एरिया है पूरी तरह से प्रभावित नहीं हो पाया था। हालांकि कई जो क्षेत्र थे बाढ़ से बचे रहने के कारण, ठीक है, ये एक रीजन था कि शहर के मुख्य हिस्सों में उतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई जितनी उत्तरी तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों में हुई थी। मौसम विभाग के साथ साथ में राज्य सरकार ने समन्वय करके इससे निपटने की तैयारी करी थी। मतलब लैंडफॉल जब हुआ, लैंडफॉल के जो बाद की स्थिति है इसने एक बार काफ़ी फर्क डाला था, क्या हम प्रिडिक्ट किए थे और क्या पानी गिरा है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए टेक्नोलॉजी, इसके अलावा हम कुछ प्रिडिक्शन लगाते हैं, सूचना का आदान प्रदान होता है, लोगों को वार्निंग दी जाती है। ये सारे जो फैक्ट है ना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं लोगों की जान बचाने के मामले में। अधिकारी मतलब राज्य सरकार और मौसम विज्ञान विभाग को अपने कामकाज के तरीकों में सुधार लाने, टेक्नोलॉजी का यूज़ करने और लोगों को इस तरह की या फिर उससे भी बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिए तैयार रहने में मदद करना है। तो ये काम ऐसे नहीं कि जब साइक्लोन आया तभी हमको करना है, कंटिन्यू ये काम हमको करते रहना पड़ेगा ताकि जीवन का किसी को भी नुकसान ना हो। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों संसाधन की उपलब्धता जरूरी है ताकि चक्रवात और तमिलनाडु जैसा जो एरिया है उसको प्रभावित ना कर सके। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल है वो पब्लिक हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड है। सरकार जो योजनाएं चला रही है, सरकारी जो हॉस्पिटल हैं, सरकारी जो स्कीम है जिनका फ़ायदा हम ले रहे हैं, उसमें कैसे करके हम व्यक्तिवाद को रोक सकते हैं। राइटर इस बात का जिक्र यहाँ पर करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल बताए जाते हैं कौन कौन सी समस्याएं हैं और उनको किस प्रकार से सरकार ने निपटी है। एग्जाम्पल के तौर पर अंडर न्यूट्रिशन की समस्या की बात करें, फॉर विच इंडिविजुअलिस्ट सॉल्यूशन सच एज माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन। यदि अंडर न्यूट्रिशन कुपोषण की समस्या है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या किया गया है, माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन दिया गया है। इसके अलावा फूड फोर्टिफिकेशन की स्कीम लाई गई है। हैज़ बीन प्रपोज्ड एज सॉल्यूशन इन ल्यू ऑफ सस्टेनेबल अप्रोचेस। ये क्या बताता है, सस्टेनेबल अप्रोच को बताता है।
इसके साथ साथ में क्या किया गया है, पब्लिक जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको स्ट्रेंथ करना है, क्योंकि गरीब लोग राशन की दुकान से जाते हैं खरीदने के लिए अनाज पानी। तो सबसे पहले तो हमें राशन की दुकान वाला जो सिस्टम है उसको मजबूत करना है। वहाँ पर आप ऐसा नहीं खाली गेहूं और चावल देते जा रहे हैं तो उससे कुपोषण की समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है, उससे तो खाली पेट भरना है, कुपोषण कभी भी दूर होने वाला नहीं है। तो वहाँ पर आप सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम चला सकते हैं। एंड द हेल्थ सर्विसेज, यहाँ पर आपको फोकस करना है। वहीं सिमिलरली बात करें केस ऑफ क्रॉनिक डिसीज कंट्रोल की, जहाँ पर जो है अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं, खतरनाक बीमारी है, उनकी जल्दी से जल्दी हमें पहचान करना है और इसके बाद ट्रीटमेंट करना है। ये मोस्ट पॉपुलर सॉल्यूशन होता है with little scope for solution that can modify health behavior। एक और सॉल्यूशन क्या बताया जा रहा है, हेल्थ बिहेवियर के बारे में मॉडिफिकेशन की बात करी जा रही। कैसे करके, ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एक्शन, सामुदायिक कुछ क्रियाकलाप है उनके माध्यम से ये काम हम कर सकते हैं। तो देयर इज ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी इन पब्लिक हेल्थ, सरकारी जो स्कीम है वहाँ पर क्या टेंडेंसी है, प्रायोरिटाइज इंडिविजुअल ओरिएंटेड इंटरवेंशन। ठीक है, प्राथमिकता कहाँ दी जा रही है, इंडिविजुअल ओरिएंटेड इंटरवेंशन पर। इंटरवेंशन मतलब होता है बीच में कोई काम करना। ठीक है, इंटरवेंशन करना मतलब बीच में रोक टोक करना, इंटरवेंशन करना। ओवर सोसाइटल ओरिएंटेड पॉपुलेशन बेस्ड अप्रोचेस, मतलब सामाजिक बेस जो अप्रोच है उसकी जगह इंडिविजुअल बेस्ड अप्रोच हमको दिखाई दे रही है पब्लिक हेल्थ सिस्टम में। इसी को हम बोलते हैं इंडिविजुअलिज्म इन पब्लिक हेल्थ। व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, मतलब ग्रुप वाले हिस्से को ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब यदि हम बात करें टू मोस्ट रिसेंट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि बताते हैं टेस्टिमनी को, गवाही देते हैं। ठीक है, बियर मतलब होता है बताना। एज ए नेशन वाइड पब्लिक फंडेड इंश्योरेंस स्कीम, जिसको कहा जाता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये जो स्कीम है आयुष्मान भारत के अंतर्गत चालू की गई है। ये लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मानी जाती है हमारे देश में, जो कि कवरिंग करती है हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, खर्चा को कोई भी फैमिली के ऊपर 5 लाख रुपए तक का एक साल में। द गोल इज टू इंश्योर फ्री क्यूरेटिव केयर सर्विस। गोल क्या रखा गया है कि प्रोवाइड करेंगे हम मुफ्त में क्यूरेटिव केयर सर्विस, ऑल काइंड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन सर्विस, सो दैट देयर इज नो फाइनेंशियल बर्डन टू द बेनिफिशरी। इसके अंतर्गत मुझे अपनी जेब से कोई पैसे नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या बात नहीं करी जाती है कि ये जो इंटायर स्कीम है इज नीड फॉर हॉस्पिटलाइजेशन सर्विस पर ईयर फॉर एनी पॉपुलेशन। इसमें एक ही बात नहीं करी जाती है कि पॉपुलेशन का कोई भी हिस्सा उसको हॉस्पिटलाइजेशन की सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी पर ईयर के हिसाब से। इस बात का यहाँ पर कोई जिक्र किया ही नहीं जाता। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, देखिए, इंस्टीड एवरी इंडिविजुअल इज गिवन एन एश्योरेंस। प्रत्येक इंडिविजुअल को एश्योरेंस देने के बजाय, ठीक है, that if there is a need for hospitalization expenses the scheme will cover expenses मतलब खर्चा। हाईलाइटिंग करती है किसको, रिस्क को, एवरी इंडिविजुअल जो कि फेस कर रहा है हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान इस साल में। मतलब यहाँ पर बात करी जाती है कि कोई व्यक्ति इस साल के दौरान में हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, भर्ती हुआ, कितना उसका क्या खर्चा आया और उसमें कितना फायदा इस स्कीम ने दे पाई थी। इसको डेटा के माध्यम से यहाँ पर समझाया जाता है, जैसे कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन 75वें नंबर का राउंड की बात करें, यहाँ से ये बात निकल कर के सामने आई है कि जो ऑन एन एवरेज केवल 3% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया,
भारत की जितनी भी जनसंख्या है उसका मात्र 3% एन एपिसोड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, इस प्रकार के प्रकरण हमको दर्ज किए गए हैं हॉस्पिटलाइजेशन के एक साल में, फ्रॉम 1% फॉर असम एंड 4% फॉर गोवा एंड 10% फॉर केरला। द नीड आल्सो ए फंक्शन ऑफ अवेलेबिलिटी, कितने परसेंट लोग हॉस्पिटलाइजेशन हुए हैं जनसंख्या के हिसाब से यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर ये बात बताई जाती है। इससे बात पता चल जाती है कि इस स्कीम का फायदा कितने लोगों को मिल रहा है। अब ये जो प्रोपोर्शंस है ना, लगभग कितना 3 से 5% है अक्रॉस मोस्ट इंडियन स्टेट। ज़्यादातर स्टेट में ये जो परसेंटेज है 3 से 5% है। तो गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि इंश्योर करे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ओनली 3 से 5% ऑफ पॉपुलेशन टू कवर ऑल द हॉस्पिटलाइजेशन नीड ऑफ ए पॉपुलेशन। तो सरकार को क्या करने की ज़रूरत है, ये 3 से 5% लोग भर्ती हो रहे हैं, आप उनका इलाज करिए फ्री। ये राइटर की तरफ से ऐसा बोला जाता है। दिस इज पॉपुलेशन बेस्ड हेल्थ केयर प्लानिंग, इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन बेस्ड हेल्थ केयर प्लानिंग। तो राइटर का जोर किस पर है, पॉपुलेशन बेस्ड हेल्थ केयर प्लानिंग पर ही राइटर मेनली फोकस करते हैं। तो this is a population based healthcare planning, instead giving an assurance to every individual without ensuring the necessary healthcare service to the population is not really helping in crisis। सरकार अभी जो सिस्टम लेकर के आई है ना, वो क्राइसिस में बिल्कुल भी मदद नहीं किया है, ऐसा राइटर की तरफ से कहा जाता है। यही एक एविडेंट था किसमें, इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक फंडेड इंश्योरेंस स्कीम। यही एक हमारे पास सबूत है जिसके अंतर्गत हम इसकी वैल्यू निकाल पाए हैं कि इसकी आखिर है क्या महत्व। विच पॉइंट टू द लो प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट बेनिफिटेड फ्रॉम द स्कीम एनुअली, जिससे ये पता चलता है कि हर साल बहुत कम पॉपुलेशन को इस स्कीम का फायदा मिल पा रहा है। यदि हम इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, कोई भी जो इंडिविजुअल है ना वो रिस्क में हो सकता है हॉस्पिटलाइजेशन के एनी टाइम, बट फ्रॉम ए पॉपुलेशन परस्पेक्टिव से यदि हम देखें तो वन कैन कॉन्फिडेंटली अर्ज दैट ईच ईयर द मैक्सिमम proportion ऑफ पॉपुलेशन इन नीड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन विल बी इन रेंज ऑफ 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। लेकिन आप वैज्ञानिक ढंग से बात करें तो आप क्या कहेंगे, हर साल मैक्सिमम 5% लोग ही जो है हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं। ठीक इसी प्रकार की बात करी जाती है कोविड-19 के टाइम में जो वैक्सीनेशन का काम किया जा गया था उस टाइम में। ठीक है, तो ये एक एविडेंट था कि कोविड-19 वैक्सीन प्रिवेंट नहीं कर सकती है लोगों को फ्रॉम गेटिंग द डिसीज़। ऐसा नहीं है कि मुझे वैक्सीन लग गई है तो मुझे ये रोग नहीं होगा, लेकिन केवल रिड्यूस करती है हॉस्पिटलाइजेशन। मतलब मुझे वैक्सीन लग गई है तो मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, एंड डेथ इन द इवेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग कोविड-19। यहाँ पर यह भी एविडेंट था कि लगभग 20% ऑफ टोटल कोविड-19 पॉजिटिव केसेस नीडेड मेडिकल अटेंशन। 100 केस में से 20 केस ही ऐसे हैं जिनको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, 100 में से 5 ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, और 100 में से 1 से 2 लोग ऐसे हैं जिनको इंटेंसिव केयर की ज़रूरत है, मतलब आईसीयू या फिर वेंटिलेटर की ज़रूरत है। तो यदि हम कोविड-19 को इफेक्टिवली मैनेज करना चाहते हैं, व्हाट वाज नीडेड वाज टू हैव प्राइमरली सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू मैनेज अबव प्रोपोर्शन ऑफ केसेस। इसके लिए सरकार को क्या काम करना था, जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उनको मैनेज करना था, ताकि इस प्रकार के जो केसेस आ रहे हैं उसको हैंडल किया जा सके। तो ये एक क्या पॉपुलेशन बेस्ड अप्रोच थी, एपिडेमिक वुड बी फोकसिंग ऑन। Instead, by focusing on vaccination program for the entire population,
It is again as assurance and a promise to every individual that if you get COVID-19 you will not need to hospitalization and not die. मतलब सरकार क्या कह रही हमसे, पूरी पॉपुलेशन को, कि इंडिविजुअल को यदि